हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक सेल्फ एजुकेशन 2.0 में आपका स्वागत है। आज की इस करंट अफेयर सेशन में आपकी जो यूपीएससी का प्रीलिम्स है उसको ध्यान में रख के ये सेशन लेके आए हैं, जो ना सिर्फ आपके यूपीएससी बल्कि आपकी जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जैसे कि एसएससी का, सीएचएसएल, एमटीएस या फिर रेलवे का एनटीपीसी, आपके हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के इस सेशन को। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, इंटरनेशनल नर्स डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? जो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है वो कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए 10 मार्च, 11 जनवरी, 12 मई या फिर 14 जुलाई। जो इंटरनेशनल नर्स डे है वो कब मनाया जाता है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर वो हमारा क्या है? ऑप्शन सी, यानी कि 12 मई। 12 मई को हम अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाते हैं। अब जान लेंगे इसको संक्षेप में। जैसे कि विश्व भर में प्रत्येक साल 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। नर्स दिवस विश्व भर में नर्सों की योगदान के सम्मान और जश्न मनाने के लिए एक खास दिन है, यानी कि उनके मतलब कि उनका जो क्या रोल है सोसाइटी के अंदर, उनको प्रमोट करने के लिए ये दिवस मनाते हैं। यह दिवस नर्सेस की योगदान को याद करने और उनके प्रति जो सम्मान है उसके लिए मनाया जाता है। इस नर्स दिवस की जो थीम थी, नर्सेस अ वॉइस टू लीड, इन्वेस्ट इन नर्सिंग एंड रिस्पेक्ट राइट्स टू सिक्योर ग्लोबल हेल्थ। जैसे कोविड-19 के टाइम पे जो हमें डॉक्टर्स की जो कमी हुई थी या नर्सेस वगैरह की, तो इन्हीं का एक काफ़ी अहम योगदान है कोविड-19 के टाइम पीरियड में। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा, किस देश ने हाल ही में कोविड-19 के अपने पहले मामले की पुष्टि की है? किस देश ने की है अब ये हाल ही में? आपके ऑप्शन है पाकिस्तान, बांग्लादेश, उत्तर कोरिया या भूटान। यानी हाल ही में जो कोविड-19 के अपने पहले मामले, यानी कि फर्स्ट केस जो यहाँ पे अभी रिपोर्ट हुआ, उसका राइट आंसर क्या है? तो यह है ऑप्शन सी, यानी कि उत्तर कोरिया। यानी जानेंगे, उत्तर कोरिया ने हाल ही में कोविड-19 के अपने पहले मामले की पुष्टि की, यानी उन्होंने रिपोर्ट किया कि उनके यहाँ फर्स्ट केस मिल चुका है। उत्तर कोरिया ने कोरोना के पहले मामले की पुष्टि के साथ ही देश भर में गंभीर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया है। यानी कि इन्होंने एक तरीके से इन्होंने वार्न कर दिया कि काफ़ी ज़्यादा गंभीर मतलब कि राष्ट्रीय नेशनल इमरजेंसी को घोषित किया। बता दें, उत्तर कोरिया की जो तानाशाह है वह कौन? किम जोंग उन है। ओके, देश भर में लॉकडाउन लगाने का जो आदेश दिया गया है, उत्तर कोरिया में कोविड-19 वैश्विक महामारी फैलने के 2 साल से अधिक समय बाद संक्रमण के पहले केस की इन्होंने क्या पुष्टि की, यानी कि 2 साल से इनके यहाँ पे कोई भी केस नहीं था। जब जब जो और देश हैं जहाँ पे वेव्स आ चुकी हैं, ये फर्स्ट कोरोना वेव, सेकंड वेव, और वहाँ पे कोई केस नहीं था, लेकिन अब वहाँ पे फर्स्ट केस मिल चुका है। कहाँ पे? उत्तर कोरिया में। ओके, तो अगला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसको देश का अगला मुख्य सचिव चुनाव आयुक्त नियुक्त किया है? जो इलेक्शन कमिश्नर ऑफिसर है वो किसको नियुक्त किया है? तो आपके ऑप्शन है राहुल सचदेवा, राजीव कुमार, मोहन त्यागी या अरुण मल्होत्रा। यानी कि जो हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैं और तो उसको हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने अभी एक नए को नियुक्त किया। तो उसका नाम क्या? तो उनका नाम है हमारा राजीव कुमार। उससे पहले कौन थे? सुशील चंद्रा साहब थे। ओके, जैसे राजीव कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त किया गया है। राजीव कुमार 15 मई 2022 को अपना कार्यभार संभालेंगे। 19 फरवरी 1960 को राजीव कुमार का जन्म हुआ था। 1984 बेस के आईएएस अफसर हैं। उन्होंने प्रशासनिक सेवा में लगभग 36 साल तक काम किया है। उन्होंने बिहार झारखंड कैडर में भी लंबे समय तक उन्होंने अपनी क्या है सेवाएं दी हैं। तो ये थी इनसे जुड़ी हुई कुछ उनके बारे में, मिस्टर राजीव कुमार जी के बारे में। तो ओके, तो अगला क्वेश्चन हमारा, किस महासागर के तल पर एक अन्वेषण दल द्वारा पीली सड़क जैसी संरचना की खोज की गई है? तो किस महासागर में? आपके ऑप्शन है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर या फिर हिंद महासागर। तो किस महासागर के तल पर एक अन्वेषण दल द्वारा पीली सड़क यानी कि येलो रोड जैसी संरचना की क्या है एक तरह से खोज की गई है? तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर वो है हमारा ऑप्शन ए। कहाँ पे? वो है हमारा प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर हमारा सबसे बड़ा भी एक सागर है। ओके, अगला इसके डिटेल में जानेंगे। जैसे वैज्ञानिकों की एक टीम द्वारा प्रशांत महासागर के तल पर एक पीली ईंट की सड़क जैसी संरचना की खोज की गई है। ओके, समुद्री वैज्ञानिक यानी जो सी साइंटिस्ट होते हैं उनके मुताबिक लिली सू ओकलानी रिज सबसे बड़े समुद्री संरक्षण वाले क्षेत्रों में से एक है।
अभी सिर्फ इसके 3% हिस्से तक ही इंसान पहुंच पाए, यानी कि मात्र इसके 3% तक ही हमारे जो ह्यूमन हैं वो पहुंचे हैं। और ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा होगा, यानी कि आप उसको इससे ही आप इसके साइज़ के बारे में इमेजिन कर सकते हैं। वैज्ञानिकों ने सड़क जैसी संरचना को सैंपल भी लिए हैं जिस पर रिसर्च जारी है, यानी इन्होंने इसके कुछ सैंपल्स लिए हैं जिस पर क्या ये स्टडी कर रहे हैं। ओके, तो फ्रेंड्स यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आप हमें सर्च कर सकते हैं दिलीप कुमार ओझा के नाम से। ओके, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, न्यूजीलैंड ने किस तारीख से आगंतुकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को पूरी तरह से खोलने का फैसला किया है? क्या आगंतुकों के लिए? तो आपके ऑप्शन है 31 मई से, 1 जून, 1 जुलाई या फिर 31 जुलाई से। एक बार फिर क्वेश्चन, न्यूजीलैंड की किस तारीख से आगंतुकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं उनको ओपन करने का उन्होंने क्या फैसला लिया है? किसने? न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट ने। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर वो हमारा क्या है? 31 जुलाई। जी है, 31 जुलाई। यानी कि जानेंगे 31 जुलाई 2022 को 12 बजे से यानी 11:59 के आगंतुकों के लिए अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं खोलेगा। और इस खबर की घोषणा न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री, न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर कौन है? वो है जेसिका अर्डर्न हैं, ने की थी। देश भी उसी दिन स्थानीय बंदरगाहों पर क्रूज जहाज़ों का स्वागत करेगा। जो क्रूज होते हैं, जो बड़े बड़े शिप्स होते हैं जिसमें हज़ारों की तादाद में लोग रहते हैं, वो उसको क्रूज कहते हैं। जुलाई के अंत में सीमा का खुलना सरकार की पिछली समय सीमा से 2 महीने पहले है। इसका मतलब यह होगा कि जिन आने वाले वीज़ा की आवश्यकता होगी वे अब न्यूजीलैंड आ सकेंगे। सीमा को फिर से खोलने से न्यूजीलैंड के जो आगामी स्की सीजन से पहले पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। यानी कि वहाँ पे क्या है, एक तरह से आइस स्लाइडिंग यानी कि स्कीइंग करते हैं, स्केटिंग वगैरह आइस पे, तो उससे क्या उनके टूरिज्म जो होता है ट्रैवल, उसको काफ़ी इम्प्रूवमेंट मिलेगी। ओके, तो ये था हमारा आज ये वाला क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय कब खोलेगा? तो 31 जुलाई को खोलेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति ने रक्षा अलंकरण समारोह यानी चरण 1 में भारतीय सेना के कितने जवानों को देश के तीसरे सबसे बड़े वीरता पुरस्कार शौर्य चक्र से सम्मानित किया है? आपके ऑप्शन है A 13, B 10, C 15 और D 18। तो कितने पुरस्कारों से सम्मानित किया है भारत, कितने जवानों को देश के तीसरे सबसे बड़े वीरता पुरस्कार? जो वीरता पुरस्कार दिया गया है तो हमारे कितने सोल्जरों को दिया गया है? आपके ऑप्शन है जी है 13, 10, 15, 18। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर वो हमारा ए, यानी कि हमारे जो इंडियन आर्मी के जो 13 सोल्जर्स हैं उनको वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब जानेंगे संक्षेप में, हमारे राष्ट्रपति जी ने 13 जवानों को देश के तीसरे जो सबसे बड़ा पुरस्कार है शौर्य चक्र से सम्मानित किया है। इसमें 6 जवानों को मरणोपरांत दिया गया है और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात पहले 3 को वीरता पुरस्कार नामित और परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र भारत सरकार द्वारा 26 जनवरी 1950 को प्रारंभ किए गए थे। ये जो 3 चक्र हैं जिनको कब स्टार्टिंग किया गया था? 26 जनवरी 1950 से, जिनको 15 अगस्त 1947 से प्रभावी माना गया है। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में भारत के किस राज्य के कई हिस्सों में टमाटर फ्लू के मामले दर्ज किए गए? जी हाँ, कई तरह के फ्लू हैं जैसे कि बर्ड फ्लू, तो एक नया फ्लू निकल के आया वो है हमारा टोमेटो फ्लू। तो किस राज्य में इसके जो मामले हैं हमें मिले हैं? आपके ऑप्शन है पंजाब, बिहार, केरल या तमिलनाडु। तो टोमेटो फ्लू जो इसके मामले मिले हैं तो इसका राइट आंसर क्या है? वो है हमारा केरल। जी हाँ, केरल में टमाटर फ्लू, हाल ही में केरल राज्य के कई हिस्सों में टमाटर फ्लू के मामले दर्ज किए गए हैं। इस वायरल बीमारी ने बड़ी संख्या में बच्चों को अपना शिकार बनाया है। टमाटर फ्लू या टोमेटो फ्लू एक सामान्य वायरल संक्रमण है जिसमें 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को बुखार आता है। आमतौर पर त्वचा में जलन और शरीर में पानी की कमी के साथ इस बीमारी की शुरुआत होती है। जैसे कि इसके जो संपर्क में आ रहे हैं, जो अभी तक स्टडी में किया गया, वो सिर्फ बच्चे आ रहे हैं, यानी कि 5 से 10 साल के बच्चे। ओके, जिसमें बुखार और जैसे त्वचा का जलना और शरीर में जो पानी की कमी है, डिहाइड्रेशन होना। ये देखें, फ्लू से जो संक्रमित बच्चों में जो शरीर में टमाटर की तरह चकत्ते बन जाते हैं और जो आमतौर पर लाल रंग के होते हैं, इसलिए इसे टोमेटो फ्लू यानी टमाटर बुखार कहा जाता है। ओके, तो ये है हमारा टोमेटो फ्लू कहाँ है? जो कि केरल में मिला है, इसके मामले मिले हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में कोलाइजर डिटेक्टर एट फर्मी लैब
सहयोग से शोधकर्ताओं ने घोषणा की है कि उन्होंने डब्ल्यू बोसन के द्रव्यमान का सटीक मापन किया है। तो किस देश ने क्या किया है? आपके ऑप्शन है अमेरिका, चीन, नेपाल या फिर रूस। यानी किस देश में कोलाइजर डिटेक्ट एंड फर्मिलैब सहयोग से शोधकर्ताओं ने घोषणा की है कि उन्होंने डब्ल्यू बोसन के द्रव्यमान का सटीक मापन किया, यानी कि उन्होंने उसका एग्जैक्ट वैल्यू, इसकी जो मास वैल्यू है उसको मेजर किया है। तो इसका राइट आंसर वो हमारा क्या, ऑप्शन ए, यानी कि अमेरिका नहीं। ओके, तो जैसे ही जानेंगे, हाल ही में अमेरिका के जो कोलाइजर डिटेक्ट एंड फर्मिलैब के शोधकर्ता हैं, उन्होंने डब्ल्यू बोसन की जो द्रव्यमान का उन्होंने सटीक मापन किया, यानी कि उसकी एग्जैक्ट वैल्यू को मेजर किया है। सटीक रूप से निर्धारित कण जैसे कि भौतिकी के मानक मॉडल अनुमानों से मेल नहीं खाता है। डब्ल्यू बोसन की पहली बार वर्ष यानी कि 1983 में फ्रैंको स्विस सीमा पर स्थित यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च में देखा गया। कहाँ देखा गया है इसको? पहली बार देखा गया था 1983 में फ्रैंको स्विस की सीमा यानी कि बॉर्डर पर जो स्थित है यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च में इसको देखा गया। और इसको जो स्टडी किया वो किसने किया? अमेरिका ने इसको स्टडी किया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पंडित शिव कुमार शर्मा का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वे किस पेशा से जुड़े हुए हैं? यानी कि उनका जो बैकग्राउंड है वो किस पेशे से है? आपके ऑप्शन है संतूर वादक, डॉक्टर, वैज्ञानिक यानी कि साइंटिस्ट या फिर इंजीनियर। जो पंडित शिव कुमार शर्मा हैं तो वो किस पेशे से संबंधित हैं? तो इसका राइट आंसर वो हमारा क्या है? ए, यानी कि वो एक कौन है? वो संतूर वादक है। देश के मशहूर संतूर वादक पंडित रविशंकर शर्मा का 10 मई 2022 को निधन हो गया है। वे 84 वर्ष के थे। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार उनकी मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है। पंडित शिव कुमार शर्मा का जन्म 13 जनवरी 1938 को जम्मू में हुआ था। उनके पिता पंडित उमादत्त शर्मा भी जाने माने गायक हैं। संगीत उनके खून में ही था। संतूर जो थे जम्मू कश्मीर में प्रचलित वाद्य यंत्र था, जिस शिव कुमार शर्मा ने विश्व भर में लोकप्रिय बना दिया। उनके निधन से शास्त्रीय संगीत की दुनिया में एक युग समाप्त हो गया है। तो आपके लिए जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन बनता है वो है कि पंडित शिव कुमार शर्मा वो इनका मतलब कि जो म्यूजिशियन थे वो किस फील्ड में थे? तो वो थे संतूर वादक के फील्ड में। ओके, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 8 मई 2022 को लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 के दूसरे चरण का शुभारंभ किया है? तो किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने किया? आपका ऑप्शन है बिहार, पंजाब, तमिलनाडु या मध्य प्रदेश। तो लाडली लक्ष्मी जो योजना है, जो उसका सेकंड चरण जो स्टार्ट हुआ है, वो किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने किया? वो भी 8 मई 2022 को। तो इसका राइट आंसर वो है हमारा ऑप्शन डी, यानी कि मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 8 मई 2022 को लाडली लक्ष्मी योजना को जो सेकंड चरण है उसको स्टार्ट किया है। लाडली लक्ष्मी योजना ये क्या? लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 बालिकाओं जो कि हमारी जो बहनें हैं उनको मतलब हाई एजुकेशन प्राप्त करने के लिए, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए एक पहल है। लाडली लक्ष्मी योजना एक व्यापक योजना है जो लड़की के जन्म से लेकर उसकी शादी तक जो उसकी जो फाइनेंशियल हेल्प है उसको क्या किस्तों में देगी, यानी कि इंस्टॉलमेंट पे उसको पे करेगी उसकी हेल्प के लिए। और आपको जो आपके लिए एक और क्वेश्चन उठता है कि मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर श्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं। आप कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है और मध्य प्रदेश के होम मिनिस्टर कौन है। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में हर साल किस तारीख को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 10 जनवरी, 12 मार्च, 11 मई या 15 नवंबर। नेशनल टेक्नोलॉजी डे भारत में किस दिन मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर वो है हमारा क्या? 11 मई को मनाते हैं। भारत में हर साल 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। यह दिन भारत की विज्ञान में दक्षता और प्रौद्योगिकियों को विकास को दर्शाता है। इस दिन राष्ट्र गौरव के साथ देश अपने वैज्ञानिकों की उपलब्धियां एवं महत्व को भी याद करता है। भारत राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी से संबंधित संस्थान भारत की प्रौद्योगिकी क्षमता के अनुसार विकास को बढ़ावा देने इस दिवस को मनाती है। अगला, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार किस देश के राष्ट्रपति सेरेब्रल एन्यूरिज्म से पीड़ित हैं? वो किस देश के राष्ट्रपति हैं जो सेरेब्रल एन्यूरिज्म से पीड़ित हैं? आपके ऑप्शन है नेपाल, चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश। तो किस देश के राष्ट्रपति हैं जो इस बीमारी से पीड़ित हैं? तो इसका राइट आंसर वो हमारा ऑप्शन बी कौन है? वो है चीन।
चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं। यानी कि मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जी सेरेब्रल एनीरिज्म से पीड़ित हैं। उन्हें पिछले साल इस कारण से हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा था। सेरेब्रल एनीरिज्म दिमाग की एक खतरनाक बीमारी है। बीमारी दिमाग यानी ब्रेन के किसी भी भाग में हो सकती है। बता दें किसी भी उम्र या व्यक्ति की इसकी चपेट में आ सकता है। हालांकि 50 वर्ष या उससे ज़्यादा की उम्र के व्यक्तियों को ये बीमारी ज़्यादा प्रभावित है। यानी मैक्सिमम ये बीमारी जो देखी गई है वो 15 प्लस के लोगों में देखी गई है। रिपोर्ट्स के अनुसार यह बीमारी उन व्यक्तियों में ज़्यादा पाई जाती है जिनकी उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर या आनुवंशिकी रूप से नसों का कमज़ोर होना, संक्रमण, चोट या फिर मस्तिष्क की क्षति या ट्यूमर की समस्या, तो उन लोगों में ये बीमारियां होती हैं। तो आपके लिए सिंपल सा एक क्वेश्चन है, सेरेब्रल एनीरिज्म से जो पीड़ित हैं, जो प्रेसिडेंट हैं, वो किस देश के हैं? तो इसका राइट आंसर वो है हमारा चीन। अगला क्वेश्चन है, सरकार वर्ष 2024 और 25 तक कितने नए घरेलू कार्गो टर्मिनल स्थापित करेगी जो भारत के कार्गो क्षेत्र की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे? ऑप्शन है 22, 10, 33, 15। कार्गो टर्मिनल जो कि एक मतलब कि एक डेवलपमेंट के लिए काफ़ी एक मेन रोल साबित करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका जो है वो है हमें 33। तो गवर्नमेंट जो है 2024 से 2025 तक 33 कार्गो टर्मिनल को डेवलप करेगी। जैसे कि हमारे जो एविएशन मिनिस्टर है वो कौन है? हमारे सिंधिया जी हैं। ओके, तो उद्योगपतियों को 1 करोड़ मैट्रिक टन कार्गो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में महानगरों तक छोटे कार्गो भार के परिवहन पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि यह लक्ष्य छोटे आकार के विमानों की खरीद से हासिल किया जा सकता है। जो स्मॉल प्लेन होते हैं उनकी हेल्प से हम इसकी जो टारगेट है उसको अचीव कर सकते हैं। और कितने नए होंगे? तो होंगे 33 नए घरेलू कार्गो टर्मिनल स्थापित किए जाएंगे। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा, केंद्र सरकार के अनुसार वर्ष 2024 तक सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों की संख्या में कितने प्रतिशत कमी लाने का लक्ष्य रखा गया? यानी गवर्नमेंट ने जो है जो एक्सीडेंट वगैरह होते हैं रोड्स पे, तो 2024 तक इन्होंने क्या उसको रिड्यूस करने का इन्होंने लक्ष्य रखा है। यानी कि सेफ्टी को इम्प्रूव करेंगे, यानी इंक्रीमेंट करेंगे। तो आपके ऑप्शन है जैसे 30%, 50%, 10% या फिर 20%। जो मौतों की संख्या के में कितने प्रतिशत कमी लाने का लक्ष्य रखा गया? तो गवर्नमेंट ने जो है 50% इसको क्या कम करने का उन्होंने लक्ष्य रखा है। सड़क दुर्घटना यानी कि रोड एक्सीडेंट में जो होने वाले जो डेथ्स होती हैं तो उनमें कमी लाने का रखा है। जो हमारे जो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं कौन है? नितिन गडकरी जी ने एक कार्यक्रम में सड़क सुरक्षा के मुद्दों को हितधारकों के साथ मिलकर निपटने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा बहुत ही संवेदनशील मामला है। सड़क दुर्घटनाओं को गंभीर से लिया जाना चाहिए और संभावित दुर्घटना स्थल पर तुरंत ध्यान दिया जाना चाहिए, जैसे कि उनको एम्बुलेंस की सुविधा और या फिर एक कोई टोल फ्री नंबर, जो भी ऐसी एक्सीडेंट वगैरह होते हैं तो वहाँ पे उनकी जल्द से जल्द हेल्प की जाए। ओके, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, 100 अरब डॉलर से अधिक का वार्षिक राजस्व दर्ज करने वाली पहली भारतीय कंपनी निम्न में से कौन बन गई है? यानी कि वो कौन सी इंडियन कंपनी है जिसने 100 अरब डॉलर के टर्नओवर को क्रॉस किया है? आपके ऑप्शन है फेसबुक, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इन्फोसिस या रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो इसका जो राइट आंसर वो है हमारा क्या? ऑप्शन डी, यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज 100 अरब डॉलर से अधिक का वार्षिक राजस्व दर्ज करने वाली भारतीय कंपनी बन गई है। 31 मार्च 2022 को समाप्त चौथी तिमाही में रिलायंस इंडस्ट्रीज के समेकित शुद्ध लाभ में 22.5% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। रिलायंस ने खुदरा डिजिटल सेवाओं और तेल और गैस कारोबार में मजबूत वृद्धि दर्ज की है। तो आपके एग्जाम में जैसे पूछा जाता है कि 100 अरब डॉलर से जो अधिक का जो राजस्व यानी कि रेवेन्यू जो जनरेट किया वो किस कंपनी ने जनरेट किया, तो आपका सिंपल सा आंसर होगा वो हमारा रिलायंस इंडस्ट्रीज ने। ओके, हमारा लास्ट क्वेश्चन, 10 मई को दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? किसने शपथ ली है दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति के रूप में? आपके ऑप्शन है यून सुक येओल, ली जे मायुंग, पार्क योंग जेन या शू सुक। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसके हमारा जो राइट आंसर वो है हमारा ऑप्शन ए, यानी कि यून सुक येओल ने। ओके, यानी कि यून सुक येओल दक्षिण कोरिया के 13वें राष्ट्रपति के रूप में यून सुक येओल ने 10 मई को शपथ ली है।
साथ ही मजबूत लोकतंत्र अर्थव्यवस्था की नींव राष्ट्र के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया है। नए प्रशासन की शुरुआत करने के लिए सियोल शहर में आधी रात को बेल रिंगिंग सेरेमनी का आयोजन किया गया। उन्होंने अपनी शपथ ग्रहण समारोह के दौरान उत्तर कोरिया को पूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरण का आह्वान किया है। उन्होंने उत्तर कोरिया के हथियारों को क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा बताया है। तो जैसे कि साउथ कोरिया किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है? उत्तर कोरिया के साथ, इसलिए उनकी जो शपथ समारोह में है तो उत्तर कोरिया को लेकर उनकी क्या चर्चा की गई है। आपके लिए जो मेन क्वेश्चन है इसका, दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति कौन है? तो यून सुक योल दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति हैं। ओके, तो फ्रेंड्स आपको ये सेशन कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें और आपके जो भी डाउट्स आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। ये आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप यदि इसकी PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल को आप टेलीग्राम पर सर्च करें दिलीप कुमार ओझा के नाम से, एंड यू विल गेट अ PDF। ओके, सो फ्रेंड्स, थैंक यू।